नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी वरिष्ठ संपादक रहे हैं और देश में उनका नाम वरिष्ठ पत्रकार के नाते, संपादक के नाते बहुत मशहूर है। तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और आज जो बात करना है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के दोहरे मानदंड के बारे में बात करना है। वैसे तो संविधान कहता है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं और मान लीजिए कि चुनाव जब आता है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वहां पर चुनाव जब सर पर है तब नरेंद्र मोदी की पार्टी वो फ्रीबीज बांटती है, उनकी तिजोरी खाली होने के बावजूद बांटती है और वोट खरीदती है, ऐसा हम कह सकते हैं। मगर जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, डीएमके और कांग्रेस साथ में मिलकर वहां शासन कर रहे हैं और डीएमके की सरकार है, उन्होंने यदि कुछ रियायतें दे दी, अभी चुनाव आने को है, तभी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कुछ बदल जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि ये फ्रीबीज जो है वो विकास के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने तो बहुत गंभीर मामले इसमें उठाए। वो बोले क्लास ऑफ पैरासाइट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। अब यही जनाब बिहार के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में वो कुछ नहीं बोले थे। तो ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। एक ही आशा तो बची है, उनसे अपेक्षाएं बहुत है और इसलिए हमें ये जो उनके दोहरे मानदंड हैं उसके बारे में आज चर्चा करना है। और अजय जी जब हमारे साथ हों तो अजय जी सीधा सीधा हम आपके पास आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब फ्रीबीज की बात, वो यदि रियायतें दे रहे थे तो यही नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी आलोचना कर रहे थे। मगर जब प्राइम मिनिस्टर खुद, उनकी पार्टी, उनकी सरकारें, उनकी राज्य सरकारें इस प्रकार से फ्रीबीज देती है तो अब कोई आलोचना ही नहीं कर सकता। ये दोहरे मानदंड के बारे में आप क्या कहेंगे? आपका विश्लेषण जानने के लिए हम बहुत आतुर हैं। अजय जी। नमस्कार हरि भाई और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। अब यदि मैं कह दूं कि यह दोगला चरित्र है तो शायद खराब लगेगा। मैं यदि कह दूं कि यह संघी मानसिकता है तो शायद बुरा लग जाएगा। मैं यदि कह दूं कि यही तो मनुवाद है तो बुरा लग जाएगा। मैं यही कह दूं कि यही ब्राह्मणवाद है तो बुरा लग जाएगा। मैं यही कह दूं कि यही नफरतवाद भी है या कहें मौका परस्ती है तो बुरा लग जाएगा। जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार यह आचरण कर रहा है, इसलिए कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मौकों पे यह दिखाया है कि वह एक स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वह कहीं से इशारों पर चलता है, कहीं से जजमेंट्स आ जाते हैं और वो जो लेक्चर देते हैं वो कहीं से आ जाते हैं और वो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने कहा था कि ऐसे तो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकते हैं राहुल गांधी के लिए। तो सच्चा देशभक्त की परिभाषा वो जज देंगे जिनके खुद का कोई योगदान नहीं है इस देश के बनाने में, इस देश की आजादी में, इस देश के इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने में जरूर योगदान हो रहा है। चलिए, मैं किसी का चूंकि वो नहीं कहता हूं, आता हूं सीधे मुद्दे पे। मुद्दा ये है, 5 जनवरी 2025 को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में इंदिरा भवन के वहां पर और वहां एक बात कही थी कि अब लड़ाई आपकी सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है,
अब आपकी लड़ाई इंडिया स्टेट से भी है, और जैसे ही उन्होंने कहा था इंडिया स्टेट से, तो बिहार में एक क्या वो लिखता है कि मैं बाल्टी दूध दूह रहा था, मैंने जैसे ही ये सुना मेरी बाल्टी धड़क गई, मैंने कहा देश के साथ ये क्या हो रहा है, तो देशद्रोह हो रहा है। और फिर उसने कि मेरा 200 रुपए का नुकसान हो गया राहुल गांधी के इस भाषण के कारण, और इस तरह से करते हुए कि क्या मेरे को इतनी आत्मा को चोट लगी है, वो हुआ है, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इतने में इतना धक्का लग जाता है कि मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, एक हो गया, एक और हो गया, इस तरह से हुआ। बहरहाल कोई बात नहीं, अब जो आपको बोलना है बोलते रहिए, मुकदमा कराना है कराते रहिए। सच तो सच है, और सच ये क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कालांतर में कि तीरथ सिंह ठाकुर के बाद में जितने चीफ जस्टिसेस आए हैं, एक भी चीफ जस्टिस को मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनके अंदर कहीं पर न्याय की भावना थी, कहीं पर उनके अंदर लालच नहीं था, कहीं पर कोई ऐसा था जो न्याय की बात करता हो, या जो चाहता भी हो मन से कि हम न्याय करें, नहीं था। और उसी का नतीजा है, कोई उनकी राज्यसभा सदस्यता के लिए बिछ जाता है, कोई उनके यहां जो है कि वहां से हम निकलेंगे और अडानी के यहां हमें नौकरी मिल जाएगी, या उनके निर्देश पर भारत सरकार हमें किसी न किसी आयोग में एडजस्ट कर देगी। और इसी तरीके से तमाम सारे जजेज की स्थिति है। आप याद करिए, बड़ा संविधान अंबेडकरवादी और न जाने क्या क्या कहता था जो अभी पिछला चीफ जस्टिस था, गवई, और आज वही कहता घूम रहा है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ। उस संविधान जिसकी बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। तो अब आप सोचिए, जब यह हालात हो तो आप किससे क्या नैतिकता की बात करेंगे। सूर्यकांत की जब बात आ जाती है, जो इस समय मौजूदा चीफ जस्टिस, इनके बारे में हम सब जानते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, चौटाला और भाजपा की मिलके जब सरकार बनी, तो उस सरकार में इन्हें बीजेपी ने एडवोकेट जनरल बनवाया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जाए उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी चलते चलते भी इनको हाई कोर्ट का जस्टिस बना गए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। और उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, इन्होंने बड़ी गवाही की सेवा की थी, तो गवाही का जो ने टाई अप और बेहतर कराया, और नतीजा ये हुआ कई जजेज को सुपरसीड करके इन्हें जो है पहले सीनियर किया गया, सीनियर जस्टिस, और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया, चीफ जस्टिस। और ऐसे हाई कोर्ट को भेजा गया जहां पे नंबर्स कम थे, और ये वहां चीफ जस्टिस हो गए। चीफ जस्टिस बनने के बाद आप देखिए, फिर चीफ जस्टिस की यदि हम सब जगह देखेंगे तो उस मुकाबले ये यदि ऑल इंडिया मेरिट पे जब चर्चा होती है तो उसमें तो ये ठीक नहीं रहे थे। फिर तमाम सारे लोगों को सुपरसीड करके इन्हें सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी ले आए, और अब वो देश के चीफ जस्टिस। साहब, वफादारी कहां होगी। सोचिए, घर से यदि बात करें, एक साधारण से घर के हिसार के पास में है इनका गांव, हिसार जिले में,
अब आप एक चीज सोचिए, एक छोटे से वहां से निकले हुए, कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे, कोई बहुत, इनकी वकालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अचानक इनके पास कहां से इतना पैसा आ गया? और मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह रहे हैं इनके खिलाफ जो शिकायतें हुई कि जमानत देने में रिश्वत ली जा रही थी। मैं नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, वो जो शिकायतें हैं कि जमानत देने में रिश्वत लेते थे, इसके अलावा और तमाम सारी चीजों में रिश्वतखोरी, इन्होंने जमीनों का बहुत वो किया, दिल्ली से लेके तमाम जगह तमाम फार्म हाउसेस बनाए, अरावली वाली उस क्षेत्र से लेके तमाम जगह। तो साहब, इतना पैसा, इतनी चीजें, और जब अभी इनका शपथ ग्रहण था तो इतने लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया, उनकी व्यवस्था आप सोचिए सारी करी, हिसार से भी, चंडीगढ़ से भी, और सब जगह से। और ये, और जब बनने वाले थे तो सबसे पहले आके यहीं के मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के, और इस तरह से तमाम लोगों के यहां जहां जहां ये गए हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शायद हम आप पत्रकार होके कहेंगे ऐसे गंदे व्यक्ति के पास हम जाएं मत्था टेकने, लेकिन साहब चीफ जस्टिस हैं तो वो उनके पास भी मत्था टेकने। इससे मैं इतना कहूंगा, तो इसके बाद हम इनसे किसी नैतिक फैसले की या नैतिकता की तो बात करें या सोचें, तो शायद हम गलती है। छोटे छोटे मामलों में बस करते रहिए जहां कोई इतना बड़ा दबाव नहीं है। जहां सरकार के हित की बात आएगी, सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकारों के हित की बात आएगी, उनकी पार्टी आरएसएस और बीजेपी की जब आएगी, तो ये वहीं खड़े दिखाई देंगे, उससे इतर ये दिख नहीं सकते। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका उदाहरण देखिए, जब वोट चोरी का मसला आया तो याद करिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब जिक्र किया गया तो इन्होंने कोर्ट में कहा था, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे तो पता नहीं है। दुनिया को पता था, सरकार घबरा गई थी, प्रेस उसके सापेक्ष में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और ये कहते हैं हमें तो पता नहीं है। इसके बाद में तो यदि इतना अनअवेयर चीफ जस्टिस हो, तो आप सोचिए उस समय चीफ जस्टिस। अनअवेयर तो नहीं है, योगी जी की सराहना करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस को किसी मुख्यमंत्री की इस प्रकार से सराहना नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उसके खिलाफ केस आएगा उनके सामने। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं वही कह रहा हूं कि आप देखिए उस समय चीफ जस्टिस नहीं थे, फिर चीफ जस्टिस बन गए, कोर्ट नंबर 1 आ गए, तो आने के बाद में फिर तो इनके आप पिटारा खुल गया है। आप कभी चले जाइए इनके चैम्बर में, एक ना एक आरएसएस का बंदा बैठा मिल जाएगा आपको, मुझे कहने किसी सबूत देने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस के चैम्बर में कौन कौन जाता है उसके सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, खुद आइडिया लग जाए। अब निकलवाएगा कौन? सरकार के ही लिए तो कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। तो इस देश की तमाम संस्थाएं, पुलिस हो, जांच एजेंसियां हो, सब कोई हो, सब तो वहां पे खड़ी हैं। तो वही है जो आपने जिक्र किया शुरुआती वक्तव्य में, साहब जब मध्य प्रदेश में लाडली बहना और जाने क्या क्या कह के पैसे बांटे जा रहे थे, तब फ्रीवीज नहीं था। जब नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कह रहे थे लाड़की बहना या क्या, तब नहीं था फ्रीवीज। उसके अलावा भी और कई चीजें। बिहार इस बिहार बिहार में तो कोई छोड़ा ही नहीं, महिलाओं को, उनको, वकीलों को, सबको कौन छोड़ा? जो होए उसके पास पहुंच जाए कुछ ना। तो साहब वो फ्रीवीज नहीं था। उत्तर प्रदेश में से लेके और तमाम जगह की यदि बात करें तो आपको वो भी दिखाई दे जाएगा। जो
तमाम सारे बाकी और जगह पे जिस तरीके से पैसा दिया जा रहा है, कैश ट्रांसफर की बात हो रही, सब कुछ हो रहा है। आप देखिए क्या है, फ्रीवीज नहीं है। उस पर आज तक बोला है क्या? सुप्रीम कोर्ट बोला है, हाई कोर्ट बोला है, कौन जज बोला है, क्या बोला है? कभी नहीं बोला। नहीं, और दूसरी अजय जी, दूसरी बात एक हमने ऑब्जर्व की है चीफ जस्टिस के बारे में, यानी ये चीफ जस्टिस नहीं, और चीफ जस्टिसों के बारे में भी, वो ओपन कोर्ट में टिप्पणियां करते हैं मगर जजमेंट में वो लिखते नहीं है। आप समझे ना, यानी मीडिया में आ जाता है। उदाहरण दे रहा हूं कि चंडीगढ़ में अनिल मसीह नाम का एक भाजपा का, जो भाजपा की माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था यहां चंडीगढ़ का, वो नॉमिनेटेड पार्षद। पहली बात तो नॉमिनेट नहीं हो सकता था क्योंकि पार्टी के हिसाब से था। नॉमिनेटेड में है कि पार्टी का ना हो, लेकिन वो किया गया। उसके बाद में उसका भूमिका देखिए, मेयर चुनाव में सरेआम चोरी करने के मामले में पाया गया। इतना बड़ा चुनाव का चोरी करना, सब लोकतंत्र पे हमले से लेके सब कुछ बताया गया। आज तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सब कुछ हो जाने के बाद कुछ नहीं। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो है सूर्यकांत कोई नैतिकता की बात करेगा? कल्पना मत कीजिए भाई, मैं यही कहता हूं, भूल जाइए। मैंने एक बार एक अपने वीडियो बनाया था अपने चैनल में, उसमें किसी जज के लिए मैंने कह दिया था कि वो नरेंद्र मोदी के गोद में न बैठ गए होते तो शायद गोदी जज नहीं कहलाते और न्यायपालिका की का यह अपमान ना होता। बड़ा बुरा लग गया था। तो ये सब गोद में ही तो बैठे हैं। गोद में बैठने का मतलब कोई शारीरिक वो नहीं होता है, सिंबॉलिक शब्द है। गोदी से गोद बना है, और गोदी क्या होती है? जहां समुद्र के किनारे, जहां पर आ करके तमाम जहाज जो है सुरक्षित महसूस करते हैं, वो जगह गोदी है। जहां उन्हें आसरा मिलता है वो जगह गोदी है। मां की जो है गोदी गोद होती है जहां उसे लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं। तो इसका ये अभिप्राय है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज न्यायपालिका हो या न्याय हो, ये सब वहीं तो बैठे हैं। और जब वहां बैठ के करेंगे तो वही एजेंडे सेट करेंगे जो बीजेपी कहना चाहती है, आरएसएस कहना चाहता है और नरेंद्र मोदी कहना चाहता है, अमित शाह कहना चाहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये वो जजेज हैं और इनसे हम किसी नैतिकता की उम्मीद ना करें। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। अध्यारू जीना हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, पारसी बावा, एचएम सिरवाई के जूनियर थे जब केशवानंद भारती केस की हियरिंग हो रही थी, और उन्होंने उस पर एक किताब लिखी है, छोटी सी किताब है 200 पन्ने की। उन्होंने ये लिखा है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को पूछ के जजमेंट लिखते थे। यदि ऐसी स्थिति है तो अल्लाह जाने क्या होगा। मैं वही कह रहा हूं कि आप सारी बातें कह लेते थे, किताबें लिख लेते थे। आज किसी माई के लाल में औकात है कि कह दे और किताब लिख ले? बताए, एक नरवणे ने किताब तो लिखी, आज तक उसे छपने या पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा। और उसके बाद में कानून बनाया जा रहा है कि रिटायरमेंट के 20 साल बाद तक आप कोई, यानी लगभग मरने तक आप किताब ही नहीं लिख पाएंगे, और तब तक आप उम्र इतनी हो जाएगी, आधी चीजें भूल जाएंगे, दिमाग भी पता नहीं संतुलित रहे ना रहे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, यह फांसीवादियों का यही चलन होता है। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी का बड़ा खासम खास है असम का मुख्यमंत्री। वो गोली चलाता है, मुसलमान पर टारगेट करता है, उसको गोली मार रहा है और नफरत फैला रहा है, कह रहा है मियां लोगों को इतना परेशान कर दो, ऐसे कर दो कि वे भाग जाएं। उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इसी तरह की हरकतें करा रहा है।
उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश का वह मुख्यमंत्री जो लगातार नफरत बोता है, लगातार इस तरह के काम करता है, निकृष्ट काम करता है, जो भगवा पहन के असल में भगवा आतंकवादी है, वह अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जो फर्जी योगी बना घूमता है। योगी के उसमें यदि आप पढ़ेंगे कौन सन्यासी योगी हो सकता है, वो राजपाट तमाम चीजों का त्याग करके, सुख सुविधाओं का त्याग करके रहने वाला होता है, लेकिन यहां भोग करने वाला योगी कहला रहा है। तो वो उसकी प्रशंसा में बिछ जाते हैं। वो आपने बताया, खुद बताया। आप यह हालत देखिए कि इसी तरीके से जहां देखिए वहीं पे बिल्कुल सरेंडर है। इतना, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके कोर्ट में बहस करने जाती है, हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद में क्या होता है? नथिंग। उधर देखिए योगेंद्र यादव बहस करते हैं, सबूत लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। बिहार का चुनाव भी हो गया, सारी चीज हो गई, सबूत भी आ गए, सब कुछ हो गया। इसने कहा था एक सबूत ले आओगे तो मैं पूरा चुनाव रद्द कर दूंगा, और एक नहीं, वो 20 सबूत लेके गए, 20 जीवित लोगों को लेके गए। लेकिन साहब कुछ नहीं, आज तक उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं, आज तक तय नहीं कर पा रहे। तो आप इससे समझ लीजिए कि ऐसे लोगों से हम नैतिकता की उम्मीद करें, ये असल में इस देश की न्यायपालिका पे, इस देश पे कोड़ है। ये नॉमिनेटेड है, ये नॉमिनेटेड है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जैसे कि आपने ममता दीदी का जिक्र किया, ममता बनर्जी, वहां पर हाईकोर्ट में उनके खिलाफ लगातार जजमेंट दे रहा है एक जज, और वो इस्तीफा देता है और तुरंत भाजपा में ज्वाइन हो जाता है, भाजपा का लोकसभा का सदस्य हो जाता है। मैं ये बता रहा हूं, कर्नाटक में अभी कांग्रेस के एक एमएलए हैं, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने एफिडेविट में कुछ फाइनेंशियल जो था उनका, वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इस आधार पर उनका चुनाव रद्द कर दिया गया, और रद्द ही नहीं किया गया, तुरंत उस सीट को रिक्त घोषित करके हाईकोर्ट ही रिक्त घोषित कर दे रहा है, जबकि हाईकोर्ट के ऑर्डर पर विधानसभा को करना है रिक्त चुनाव घोषित आयोग कर। नहीं, विधानसभा उसकी वो भेजेगा, सूचना भेजता है कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है और इस आधार पे रिक्त है, अब आप जो है इस पे वो करिए, चुनाव आयोग को चुनाव करा सकते हैं। आप सोचिए, वो सारा काम वही कर दे रहा है, और उसके बाद में वो आज तक नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने एफिडेविट में झूठ बोला, स्मृति ईरानी ने अपने एफिडेविट में झूठ बोला, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई दर्जन नेता हैं जिनके एफिडेविट में झूठ बोला गया, उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं। क्यों नहीं सारे केसेस को उठा लेते हैं और सब पे एक साथ फैसला दे दें? लेकिन नहीं, आज यह सरकार के गुलाम बैठे हुए हैं, जिसे मैं कहूंगा आरएसएस के गुलाम बैठे हुए हैं, और ये हर संस्था में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, हर एसोसिएशन में, हर जगह घुस गए हैं दीमक की तरह से, और हर लोकतंत्र के स्तंभ को खाए जा रहे हैं, खोखला कर चुके हैं। और इसलिए ऐसे जजेस से, ऐसे सरकारों से, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। आवाज उठाने का एक तरीका मात्र है, वो उठाया जा रहा है, वैसे ही लड़ना है, और इसी स्थिति में लड़के जीतना है। इसके लिए बहुत कठिन लड़ाई है। जब कभी आप आके कभी आइएगा तो देखिएगा, दिल्ली में 4-6 दिन रहिए कि कांग्रेस कितनी कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ रही है, और इतनी कठिन परिस्थितियों में के बावजूद लड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं सलाम करता हूं उन कांग्रेसियों को। नहीं तो अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर गए हैं, सबको पता है। ममता बनर्जी सरेंडर ही है, उनका अपना टाई अप है कि तुम हम पे मत करना, ईडी ईडी शोर मचता है, लेकिन आज तक कभी
ममता बनर्जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि भ्रष्टाचार के सारे आरोप उन्हीं के उस पर है, लेकिन आज तक कुछ नहीं। इसी तरीके से और सिर्फ राहुल गांधी पे रोज एक नया केस होता है, रोज एक जगह पेशी होती, कहीं होती। आज भी वो लखनऊ गए हैं। तो इस तरह से एक भिवंडी में भी थी आज पेशी, अब एक जगह जा सकते थे, या तो वहां जाए या वहां जाए। जी। तो ऐसे ही आप ये समझ लीजिए ये स्थिति चल रही। तो यह है, हालात हो तो आप सोचना। अंत में एक और मसला भी है, जैसे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट यदि कोई कानून यानी बिल पास करती है और राज्यपाल के पास वो असेंट के लिए, सहमति के लिए भेजा जाता है, मान लीजिए कि राज्यपाल अपने पास रखता है महीनों तक, साल भर तक, 2 साल तक, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मान लीजिए कि राय दी, कुछ जजेस ऐसे हुए कि जिन्होंने राय दी कि 3 महीने में ये हो जाना चाहिए, तो नहीं, उसका आदेश भी दिया था, राय नहीं दी थी, आदेश दिया था। आदेश दिया था, मगर उस पर फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है। तमिलनाडु का केस है, केरल का केस है, जो कि गैर भाजपाई सरकारें हैं, उसका क्या भाई कहेंगे? आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक हेट स्पीच और हेट इन सब चीजों को लेकर के एक कानून बनाया। वो कानून राज्यपाल के पास में पेंडिंग पड़ा है, साल हो गया। अब आप सोचिए, साल भर बाद भी वो उस पर आज तक कोई वो नहीं। कितना राज्यपाल बिजी भाई। हम सब प्रक्रिया जानते हैं, राज्यपाल के पास कोई काम धाम होता नहीं, बावजूद इसके राज्यपाल इतना बिजी क्यों? कांग्रेस के समय में नहीं होता था। राज्यपाल ज्यादा से ज्यादा होता था वापस भेज देते थे कि इसको दोबारा करा लो, या क्वेरीज मांग लेते थे। यहां तो क्वेरीज भी नहीं, हम दावे बैठे। राहुल गांधी ने एक वो करके कराया हिमाचल में कि जितने अनाथ बच्चे हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी होंगे, स्टेट के बच्चे होंगे, और स्टेट उनके लिए पढ़ाई लिखाई खाने पीने सबकी व्यवस्था करेगी, जो अनाथ बच्चे हैं। इतना अच्छा, सोचिए उसको 8 महीने तक राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति दाबे बैठे। तब वहां के मुख्यमंत्री दोनों से जाके मिले, कहा बताइए इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, तो वोटर भी नहीं है, ये तो वोट भी नहीं देंगे, बच्चे हैं। कम से कम इतनी तो सोचिए, नैतिकता मानवता कुछ तो सोचिए। ये तो फ्री बीज भी नहीं है, ये तो जिम्मेदारी वैसे ही सोशल सिक्योरिटी की बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। साहब ये हालत हो जिनकी, तो आप क्या कहेंगे? आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई, 28 बच्चे अनाथ हुए। ये भारत सरकार को उनके लिए करना चाहिए था, नहीं किया। राहुल गांधी ने उन बच्चों को गोद लिया और उनके खर्चे उठाने की और सारी व्यवस्था करी। और ये सिर्फ अनैतिकता करेंगे, नफरत फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे और कुछ भी कुकर्म करेंगे। ये बलात्कार करेंगे तो वो बलात्कार भी राष्ट्रवादी होता है, उसके उदाहरण भी आप देख लीजिए। एक मिश्रा जी जज साहब थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो कह रहे थे कि एक लड़की का पूरा ब्रा उतार दो, उसके सलवार का नारा तोड़ दो, सब कुछ कर लो, फिर भी ये रेप का वो नहीं है। और साहब इससे भी ऊपर और एक व्यास साहब है, जस्टिस है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, उन्होंने अभी कह अभी जो दिया, है, हाँ उन्होंने कह दिया साहब, उन्होंने कह दिया कि यदि लड़के का पेनिस उसके साथ में वो रगड़ता है तो ये रेप नहीं है। रेप तब होगा जब पेनिटेशन होगा, मतलब जब तक आपका वीर्य स्खलित नहीं होता है तब तक है ही नहीं। अब आप सोच लीजिए, जब इस तरह के निकृष्ट सोच वाले जजेज हो, और इत्तेफाक से ये दोनों तथाकथित ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं,
शर्म आती है ऐसे जजेस पे। तो ये चाहे सूर्यकांत ब्राह्मणवादी मनुवादी, उधर वो सब देख लीजिए सामने है, तो आप इनसे क्या न्याय की उम्मीद करें। जी हमें ही नहीं, पूरे देश की जनता को ये भुगतना होगा, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये सब कुछ हो रहा है। और अजय जी, आज आपने काफी अच्छा विश्लेषण किया, यानी तथ्यों के आधार पर। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी अंतिम आस्था का स्थान हो सकता है, मगर यदि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस प्रकार से बिहेव करेंगे तो मेरे ख्याल से लोग जाएंगे कहां, न्याय कहां से मिलेगा? ये सवाल तो रहता ही है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।